नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है वाक्य। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य वाक्य विन्यास समझना है, जिसके लिए क्रम से वर्ण तथा शब्द की पहचान तथा उनका प्रयोग जानना आवश्यक है। हमने अभी तक पिछले 32 व्याख्यानों में विस्तार से इनकी चर्चा की। आज से मैं वाक्य पर बात आरंभ करने जा रही हूं। आज आइए देखते हैं वाक्य का सामान्य परिचय तथा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वाक्य की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खेल रहा है, राधा गाती है, ये वाक्य हैं। आइए हम एक और परिभाषा देखते हैं, तब इन परिभाषाओं पर बात करते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखिए, इन दोनों ही परिभाषाओं में कुछ बातें बिल्कुल समान हैं। अगर कोई पूछे कि वाक्य क्या है, तो परिभाषाओं के आधार पर देखते हैं कि ये दोनों ही विद्वान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो वाक्य शब्द समूह होता है। तो प्रश्न उठेगा, क्या सारे ही शब्द समूह वाक्य हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। और देखिए, कामता प्रसाद गुरु उसी के लिए कह रहे हैं, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह। अर्थात जो दूसरी शर्त बनती है वो यह है कि वाक्य जो होगा उसमें पूर्ण विचार व्यक्त होना चाहिए। तो अब नंबर 1 है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है, और दूसरा, उससे पूर्ण विचार व्यक्त होते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद भी अपनी परिभाषा में कुछ यही बात कह रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि वाक्य पद समूह होते हैं और वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करते हैं। अब इसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोहन खेल रहा है, यह एक वाक्य है। मोहन कर्ता, खेलना क्रिया है। अब क्योंकि ये सारे ही शब्द एक निश्चित क्रम में रखे गए हैं इस वाक्य में, और इनसे जो विचार है वो पूर्णता से प्रकट हो रहा है। जो बात कही जा रही है वह उसी प्रकार ग्रहण भी हो सकती है या हो रही है। तो मोहन खेल रहा है, यह शब्दों का समूह है, शब्दों का सार्थक समूह है, एक निश्चित क्रम में है और विचार पूर्णता से प्रकट करने में समर्थ है। इसलिए यह वाक्य का एक उदाहरण है। इसी प्रकार राधा गाती है, यह भी वाक्य की परिभाषाओं में कही गई शर्तों को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। अर्थात राधा गाती है शब्दों का समूह है, निश्चित क्रम में है शब्द इसमें, और विचार पूर्णता से प्रकट हो रहा है। तो यह भी वाक्य का एक उदाहरण है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह होता है, लेकिन वह सार्थक समूह होता है। अगर कुछ शब्द यूं ही रख दिए गए हैं, आम, केला, चीकू, गाना, खेत, मूली, समूह तो ये भी है, लेकिन क्या यह वाक्य है? नहीं, क्योंकि इसमें मैं क्या कहना चाह रही हूं वो प्रकट ही नहीं हो रहा है, कोई विचार नहीं प्रकट हो रहा है इन शब्दों के समूह से। तो इसलिए यह समूह वाक्य नहीं है। लेकिन मोहन खेल रहा है, यह सार्थक समूह है, विचार प्रकट हो रहा है इस समूह से, इसलिए यह वाक्य है। तो इस प्रकार वाक्य का सामान्य परिचय जानने के लिए आज यहां वाक्य की इन दो परिभाषाओं के साथ मैं आगे बढ़ रही हूं। तो आइए देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आज हम इस पाठ में अर्थ के आधार पर किए गए वाक्य के भेदों को समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए जाते हैं और ये बड़ा सुस्पष्ट सा भेद है। जो ये भेदों के नाम हैं, जो शब्द हैं यहाँ पर, अगर हम इनके अर्थ समझते हैं तो हमारे लिए इस प्रकार के वाक्यों को पहचानना बिल्कुल आसान होगा। आइए नाम देखते हैं इन भेदों के। पहला भेद है विधानार्थक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञार्थक, चौथा प्रश्नार्थक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठा इच्छा बोधक, सातवां संदेह सूचक और आठवां संकेतार्थ। ये 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्यों के होते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन भेदों को पहचानते हैं और इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य। ये वह वाक्य होते हैं जो कोई विधान प्रकट करते हैं। कथन, जैसे भोपाल पहले एक गांव था। ये एक विधान है, एक बात कह दी गई है। और इस प्रकार के वाक्यों की पहचान है कि जिससे किसी बात का होना पाया जाए, वह विधानार्थक वाक्य होते हैं। किसी बात का होना, किसी घटना का होना, किसी कार्य का होना। जैसे भोपाल पहले एक गांव था, या मैंने खाना खाया, या गाय घास खाती है, या सूरज निकला। ये सभी विधानार्थक वाक्य के उदाहरण हैं और सबसे आसान है इन्हें पहचानना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बात सीधे सीधे ढंग से कही जाती है और इसीलिए तो कहा गया है जिससे किसी बात का होना पाया जाए, वे विधानार्थक वाक्य होते हैं। आइए देखते हैं हम दूसरा भेद, निषेधवाचक। ये बिल्कुल विधानार्थक का विपरीत होता है। जैसे हमने कहा विधानार्थक में जिससे किसी बात का होना पाया जाए वे वाक्य आते हैं, उसी प्रकार जिससे किसी बात का न होना पाया जाए वे निषेधवाचक होते हैं। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती। निषेध, न, नकार है इसमें। मैंने खाना नहीं खाया। राघव आज विद्यालय नहीं गया। और
आपका जाना उचित नहीं है। ये सारे के सारे निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। विधानवाचक जिससे किसी बात का होना पाया जाए, और निषेधवाचक जिससे किसी बात का होना ना पाया जाए या बात का ना होना पाया जाए, वे निषेधवाचक होते हैं। आइए देखते हैं तीसरा भेद, आज्ञार्थक। अब इसे समझिए थोड़ा सा। जिससे आज्ञा, विनती या उपदेश का अर्थ सूचित हो। देखिए, नाम तो है आज्ञार्थक, लेकिन उसमें आज्ञा के साथ साथ निवेदन भी है, विनती भी है, उपदेश भी है। उदाहरण देखते हैं। तुम पढ़ो, आज्ञा। यहां आओ, आज्ञा। वहां मत जाओ। अब इसे समझिए। इससे पहले हमने देखा निषेधवाचक वाक्य जिससे किसी बात का ना होना पाया जाए, वे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। यहां पर भी नकारात्मक वाक्य है, वहां मत जाना, लेकिन ये आज्ञा है। आज्ञा का निषेध नहीं है, आज्ञा है, वहां मत जाना। इसलिए यह भी आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आएगा। माता पिता का कहना मानो, यह भी आज्ञार्थक वाक्य है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं जिसमें आज्ञा, विनती, निवेदन या उपदेश का अर्थ सूचित होता है, वे सभी के सभी आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। आइए अगला भेद देखते हैं, प्रश्नार्थक। ये समझना आपके लिए बिल्कुल सरल है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न का बोध हो, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या कर रहे हो, पौधे कैसे उगाते हैं, तुम कहां से आ रहे हो। ये सारे के सारे प्रश्न हैं और इसीलिए ये सभी प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और आप देखिए, इन सभी वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह जो है वह प्रश्न सूचक चिन्ह है। आइए अगला भेद देखते हैं, विस्मयादि बोधक। अब ये वह वाक्य होते हैं जिनमें आश्चर्य, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं। जैसे, तू कैसा मूर्ख है। अब आप अगर इस पर ध्यान न दें तो कैसा के कारण कोई नया नया हिंदी भाषा सीखने वाला व्यक्ति इसे प्रश्न सूचक वाक्य भी, प्रश्नार्थक वाक्य भी कह देगा। लेकिन जिन वाक्यों के या जिन प्रश्नों में या जिन प्रश्नों के लिए उत्तर अपेक्षित ना हो, वह प्रश्नार्थक वाक्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब जैसे यहां पे, तू कैसा मूर्ख है, अर्थात तू बड़ा मूर्ख है या तू मूर्ख है या तू अजीब सा मूर्ख है, लेकिन विस्मय है यहां पर, और इसीलिए विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब क्योंकि ये सारे भेद अर्थ के आधार पर किए गए हैं, इसलिए वाक्यों के अर्थ जानना आवश्यक है। अर्थ से ही यह स्पष्ट होगा कि यह भेद या यह उदाहरण किस भेद के अंतर्गत आएगा या किस भेद का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखते हैं, आहा कितना सुंदर मौसम है, या ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, उफ ये कोरोना कब जाएगा। ये सारे ही वाक्य
कहीं दुख प्रकट हो रहा है, कहीं आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कहीं विस्मय का बोध हो रहा है। तो ये सारे ही वाक्य विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। आइए अगला भेद देखते हैं। इच्छा बोधक ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा, आशीष या शुभकामना का बोध हो, वह इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, इच्छा, कामना है यह। तुम्हारी जय हो, आशीर्वाद। तुम प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करो, आशीष। यशस्वी भव, ये भी आशीष है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वे सभी इच्छा बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला भेद देखते हैं। संदेह सूचक ऐसे वाक्य जिनसे संदेह या संभावना प्रकट हो। बिल्कुल स्पष्ट है नाम से ही, संदेह सूचक, जहां पर संदेह हो या संभावना हो। जैसे शायद आज पानी बरसे, संभावना व्यक्त की जा रही है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है कुछ भी। उसने खाना खा लिया होगा, संभवतः, हम देख नहीं रहे हैं लेकिन अनुमान है, ये संभावना है ये। इसी प्रकार संभवतः इसे बंदरों ने गिराया होगा, देखा नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। या फिर उसने भोजन कर लिया होगा, ये भी इसी प्रकार का वाक्य है। जैसे अभी मैंने पहले कहा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने भोजन कर लिया होगा, उसने तैयारी कर ली होगी। तो इस प्रकार के सभी वाक्य जिसमें संदेह या संभावना प्रकट हो, वे संदेह सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला भेद देखते हैं, संकेतार्थ। ये जो दोनों भेद हैं, संदेह सूचक और संकेतार्थ, इन्हें समझ लेना चाहिए, इनके अंतर को। कई बार विद्यार्थी इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं और परीक्षाओं में गलतियां कर बैठते हैं। तो इसे समझना चाहिए। संकेतार्थ अर्थात क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें संकेत पाया जाता है या शर्त पाई जाती है, किसी काम के होने के लिए शर्त है कोई। जैसे आप कहें तो मैं जाऊं, मुझे जाना है लेकिन आपके कहने के बाद, शर्त है। आप कहें तो मैं जाऊं। या पानी न बरसता तो धान सूख जाता, शर्त है, यहां पे संकेत है। धान सूख गया होता यदि पानी ना बरसता, पानी बरसा इसलिए धान नहीं सूखा, संकेत। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेंगी, लोकोक्ति है, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। और यहां पर संकेतार्थ वाक्य बना है, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेंगी, शर्त है यहां पर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सफलता आधारित है परिश्रम पर, तो शर्त है यहां पर। सफलता कब मिलेगी? मेहनत करने पर मिलेगी। तो इस प्रकार संकेतार्थ वाक्यों में कोई ना कोई संकेत या शर्त होती है। और संदेह सूचक जो वाक्य होते हैं उनमें संदेह या संभावना व्यक्त की जाती है। इसे याद रखना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, ये सारे जो भेद हैं ये अर्थ के आधार पर किए गए हैं, और इनमें एक बार शब्दों के अर्थ अगर आप समझ लें तो उनके उदाहरण समझना, पहचानना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम वाक्य का वर्गीकरण रचना के आधार पर जो किया गया है उसकी बात करेंगे।
इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन 2 पुस्तकों का आधार लिया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है ये, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की लिखी हुई पुस्तक है। आप दोनों को मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको वाक्य विन्यास की प्रस्तावना समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों को भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको हमारे आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।